जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। क्या पूछा गया है? शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में। यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? भारत के केरल राज्य में। अगर हम बात करें शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में, इसको जो है साइलेंट वैली भी कहा जाता है। क्या? साइलेंट वैली। इसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। यह जो है केरल में पालक्काड जिले में स्थित है। कहाँ पे? यह केरल के पालक्काड जिले में स्थित है, जो नीलगिरी पर्वत में है। कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए आज हम जानेंगे हाथियों के बारे में। किसके बारे में? हाथियों के बारे में देखेंगे। पहला ऑप्शन है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यह आंसर गलत है। अगला देखेंगे, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। यह आंसर सही है। अगला देखेंगे, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे शरीर को ठंडक मिलती है। यह भी सही है। अगला है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है। क्या दिया गया है? किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही जो है सभी फैसले लेती है। तो यह भी जो है ऑप्शन सही है। क्या? ऑप्शन डी भी सही है। कौन कौन से? ऑप्शन 1 बी सही है, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यही तीनों सही मिल रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में। बी, सी और डी, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। क्या पूछा गया है? खेजड़ी वृक्ष के बारे में हमको बताना है, इनका सही कथन क्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। अगला देखेंगे, यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। यह भी सही, अर्थात इन्हें बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यह भी सही है। और अगला है, यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। यह कथन गलत है। तो कौन कौन सा सही ऑप्शन मिल रहा है? एक ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यही तीनों सही हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। क्या? ए, बी, सी, यही तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम खेजड़ी वृक्ष के बारे में बात करें, यह कहाँ पर पाया जाता है? यह राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर? यह जो है राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं। तो राजस्थान राज्य के हमको राज्य वृक्ष के बारे में बताना है, और राज्य पक्षी के बारे में, और राज्य जंतु के बारे में। तो ये कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। और अगला है गोडावड़, और अगला है चिंकारा। तो यही जो है तीनों हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है खेजड़ी, और राज्य पक्षी गोडावड़, और राज्य जंतु चिंकारा, यही आपका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से, क्या? संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह जो है ड्रिप सिंचाई, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कीमो अपने घर इग्लू, क्या दिया गया है? इग्लू के बारे में। इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देता है।
ये तो गलत लग रहा है। अगला देखेंगे, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। यही आपका आंसर सही मिल रहा है। क्या? बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। और अगला देखेंगे, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ की उपलब्ध है। ये दोनों ऑप्शन गलत है। कौन कौन से? सी और डी, और ऑप्शन ए भी गलत है, जबकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कचनार के फूल की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं? क्या पूछा गया है? कचनार के फूलों के बारे में, इसके फूल की सब्जी जो है कहाँ के लोग खाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के लोग। कहाँ के? यूपी के लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? क्या पूछा गया है? सौर सेल के द्वारा जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो वह कौन सी ऊर्जा है जिसे जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? किसके द्वारा? सौर सेल के द्वारा। उस ऊर्जा का नाम है प्रकाश ऊर्जा। क्या है? प्रकाश ऊर्जा। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? क्या पूछा गया है? हवा में सर्वाधिक मात्रा में या फिर हवा में अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन, जो कि है वायुमंडल में 21% पाई जाती है। कितना? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनके बारे में बात करें तो यह जो है 0.03% पाई जाती है। और अगला है नाइट्रोजन, यह जो वायुमंडल में 79% पाई जाती है। कितना? 79%, अर्थात 79%। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्या? नाइट्रोजन। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? तो मसालों का वह समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य को कहाँ पे उगाया जाता है? केरल में। तो वह कौन सा समूह होगा? काली मिर्च, हल्दी, तेजपात, ये भी नहीं है। और अगला है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। यही आपका राइट आंसर है। क्या? यही तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची, इसी समूह को केरल में उगाया जाता है। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? क्या दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। वह सिद्धांत कौन सा है? चलिए देखते हैं। एक है आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी सही है। और अगला है उपयोगिता का सिद्धांत, ये भी सही है। अगला है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे उपरोक्त सभी, तो इसमें जो है सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भिंडी में पाया जाता है? क्या पूछा गया है? भिंडी के बारे में पूछा गया। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें फास्फोरस, ए भी पाया जाता है। अगला है विटामिन ए, विटामिन ए भी पाया जाता है। और अगला है विटामिन सी, विटामिन सी भी पाया जाता है। और अगला है ऑप्शन डी, ये सभी। तो भिंडी में भी जो है ये सभी पाए जाते हैं। क्या? फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? क्या पूछा गया है? भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आपको बताना है। फलों के लिए सर्वाधिक क्षेत्र जो है किस फल का है? तो आम का है। किसका? आम का। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, NCTE का उद्देश्य है? क्या पूछा गया है? NCTE के बारे में पूछा गया है। पहले हम जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यही NCTE का फुल फॉर्म होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आपको बताना है छोटी कक्षाओं में, कौन सी कक्षाओं में? छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो जो है मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए। कैसा? मनोरंजन एवं खेल संबंधी। यही आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? क्या दिया गया है? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत
इनमें से किसमें प्रयोग होता है? तो किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि में होता है। किसमें? आगमन विधि में। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो चलिए देखते हैं परिवार की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया। क्या? निगेटिव। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, ये तो विशेषता है। और अगला है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, इसमें कुछ गड़बड़ी दिख रहा है। अगला देखते हैं, वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, ये भी सही है। और अगला है, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायी, ये भी सही है। तो मिला जुला करके यही आपका ऑप्शन नंबर बी, यही जो है गलत है, अर्थात यही आपका राइट आंसर होगा। यही जो है परिवार की विशेषता नहीं है। क्या? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है जैविक घटक है। तो पादप यही जो है जैविक घटक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? कौन सा प्राधिकरण? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना पूछा गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 1994 को की गई थी, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग है, क्या पूछा गया है? जल जनित रोग के बारे में। तो इसमें से आपको बताना है जल जनित रोग कौन सा है। पहला है अतिसार, और अगला है छोटी माता, अगला है रक्ताल्पता, और अगला है मस्तिष्क ज्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? अतिसार, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है, क्या पूछा गया है? इसमें से आपको बताना है कुनैन नामक दवा जो है किससे प्राप्त की जाती है। यह दवा जो है सिनकोना प्लांट से प्राप्त की जाती है। किससे? सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। इसका छाल जो है मलेरिया बुखार में प्रयोग किया जाता है। किसके बुखार में? मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सदाबहार पेड़ नहीं है। तो वह जो है सहतूत। क्या? सहतूत यही जो है सदाबहार पेड़ नहीं है। अगला है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? क्या पूछा गया है? भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? यह जो है पिलानी में। कहाँ पे? पिलानी में, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइल एवं स्टेलेग्माइड में निक्षेपण होता है, क्या पूछा गया है? स्टेलेक्टाइल और स्टेलेग्माइड में निक्षेपण होता है, तो किसका निक्षेपण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, यही आपका राइट आंसर होगा, क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका जो है समर्थन नहीं करती है। पहला है, बच्चे कम गलतियां करें, और अगला है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, अगला है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है बच्चे कम गलतियां करें, यही जो है समर्थन नहीं करती है। क्या? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति यही जो है इसके लिए समर्थन नहीं करती है, क्या? आपकी बच्चे गलतियां कम करें, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे देखिए निगेटिव आंसर पूछ लिया गया है। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, अगला है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, अगला है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और अगला है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। क्या दिया गया है? बच्चों के कार्य के केवल दिया गया है यहाँ पे। तो केवल से ही आपका आंसर जो है यहीं पर मिल जा रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ ऑप्शन में केवल और मात्र
और सिर्फ आ जाए वह ऑप्शन आपका गलत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रदूषण, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इनमें से आपको बताना है किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर, और अगला है साइक्लोन कलेक्टर, अगला है फैब्रिक फिल्टर, और अगला है उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो है लगभग सभी का प्रयोग किया जाता है, एक ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का भी, और साइक्लोन कलेक्टर का भी, और फैब्रिक फिल्टर का भी। तो ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। क्या दिया गया है? ध्वनि प्रदूषण के बारे में प्रश्न पूछा गया है, नियंत्रण एवं रोकथाम के नियम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, और अगला लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, और अगला किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या क्या मिल रहा है? एक ऑप्शन नंबर बी सही होगा और एक सी सही होगा। क्या क्या? लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, और अगला है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बी और सी, यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और जंतु की संकटाग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक की थी। तो IUCN ने पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा पुस्तक जारी किया था? तो वह जो है रेड डाटा पुस्तक। क्या? रेड डाटा पुस्तक, यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? क्या पूछ लिया गया है? इनमें से आपको बताना है कौन सा राज्य जो कि टाइगर स्टेट के नाम, एक है राजस्थान, अगला है मध्य प्रदेश, अगला है उत्तर प्रदेश, अगला है गुजरात। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें। EVS के टॉप 30 क्वेश्चन में से आप जिसका भी आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।